नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं 1 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के सब कैटेगराइजेशन के संबंध में दिए गए निर्णय की। पूरे देश में और विपक्ष में आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ नेता उसका विरोध कर रहे हैं और ये मामला वस्तुतः बहुत बड़े विवाद का विषय बन गया है। इस बीच बहुत लोगों के लेख भी छप रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण लेख 7 अगस्त 2024 को दैनिक भास्कर में प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक श्री अभय द्विवेदी का छपा और 8 अगस्त को श्री योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के संयोजक का छपा है। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जनता के बीच जानी ही चाहिए। मैं संक्षेप में थोड़ी चर्चा कर दूँ। जब 1953-54 में पिछड़े वर्ग के लिए पहला आयोग बना, काका कालेलकर आयोग, उसमें एक सदस्य थे श्री शिव प्रसाद चौरसिया जी। जो भी रिपोर्ट सबमिट हुआ उनमें एक टिप्पणी डिसेंट नोट कीजिए श्री चौरसिया साहब का था कि आर्थिक आधार आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। जब मंडल आयोग 1978 में बना तो उसके एक सदस्य श्री LR नायक ने भी डिसेंट नोट दिया कि जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण के में से अलग हिस्सा होना चाहिए। बिहार में मुंगेरी लाल आयोग बना था 1971 में और इस आयोग की अनुशंसा के अनुसार ही पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग का दो तरह से विभाजन हुआ था। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए बिहार के तो 1978 में उन्होंने इसे लागू कर दिया। 12% अत्यंत पिछड़ों को और 8% पिछड़ों को उन्होंने आरक्षण दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर 3% आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं को मिलाकर दिया और 3% आरक्षण उन्होंने उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर व्यक्तियों को दिया, जो बाद में जाकर न्यायिक मामले में फंसने के बाद वो समाप्त हुआ। जो कर्पूरी जी ने जिस तरह का विभाजन किया, बिहार में कहीं भी पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जातियों में कहीं कोई वैमनस्य नहीं हुआ, चूँकि पिछड़ी जातियां भी जानती थीं कि ये कमज़ोर जातियां हैं, उन्हें ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, मंडल ये कर्पूरी जी के फॉर्मूले का विरोध समाज के उच्च जाति वर्ग से हुआ, जिनकी विचारधारा कहिए कि मनुवादी विचारधारा रही, सामंतवादी विचारधारा रही, जो जातिगत विभाजन समाज बनाए रखना चाहते थे, उनके द्वारा हुआ। और जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, तो जनता पार्टी का जो तत्कालीन घटक था जनसंघ पार्टी और कांग्रेस संगठन, इन दोनों दलों ने विरोध किया था खुलकर, जबकि वो सरकार में शामिल थी और जिसके कारण अंत में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिर गई। लेकिन कर्पूरी जी ने जिस तरह का विभाजन किया, मैं समझता हूँ कि जो मैंने सर्च किया है उसके अनुसार पूरे देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पिछड़े वर्गों में विभाजन अभी भी है। अब मैं यहाँ पर रोहिणी कमीशन की भी चर्चा करूँगा कि रोहिणी कमीशन बहुत जोश खरोश से एनडीए सरकार ने गठित किया, उसका रिपोर्ट भी सबमिट हो गया। जिस पर्पस से बनाया गया, लगता है कि अंदर खाने में कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को आगे नहीं लाया गया। और इसी बीच 2006 में बिहार में दलित और महादलित का विभाजन हुआ, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्थावश जो दलित में 4 जातियां रखी गई थी,
उन्हें भी 18 जातियों वाला जो समूह महादलित का था उसमें मिला दिया गया। यदि बिहार सरकार जो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, उस वक्त जो परिस्थिति थी, अगर वो चाहे सरकारी सेवाओं में या कहीं भी अगर करती तो मुझे लगता है कि शायद उतना बड़ा विवाद नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि ग्रामीण निकायों में जाति की आबादी के अनुसार SC और ST को आरक्षण दे दिया, चाहे ग्रामीण निकाय हो या शहरी निकाय, जो तीन हैं दोनों में। और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने अलग से 20% आरक्षण की व्यवस्था की। बिहार विधानसभा में उस पर बहस भी हुई और सभी दलों के लोगों ने माना कि पिछड़े वर्ग की जो बहुत सी जातियां हैं जो बिना आरक्षण के भी चुनाव जीतकर आ जाती है, जबकि बहुत जो कमज़ोर जातियां हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वो चुनाव जीतकर नहीं आ पाती हैं। इसलिए उनके लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। मैं अब यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि अब जो स्थिति आई है SC ST का जो वर्डिक्ट आया है 1 अगस्त का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, अब इसे राजनीतिक नज़रिए से देखना या वोट की राजनीति के नज़रिए से देखना अपने देश के हित में नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें यह भी विचार किया जाना चाहिए कि जब 1954 में श्री शिव प्रसाद चौरसिया साहब ने कहा था कि आर्थिक आधार नहीं हो सकता है, और जो इंदिरा साहनी केस है उसके फैसले में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकल बेसिस जो है वह सोल बेस नहीं हो सकता है आरक्षण का। उसके लिए आवश्यक है कि एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। काश EWS आरक्षण जब 2019 में आ रहा था तो भारत सरकार जो लोकसभा चुनाव 2019 के नज़रिए से जल्द से हड़बड़ी में थी कि लोकसभा राज्यसभा में पारित करते हुए उसे लागू कर दिया गया, और उसी तरह हड़बड़ी में सभी राज्य सरकारों ने बिना किसी आंकड़े के EWS आरक्षण को लागू कर दिया। ये एक बहुत हड़बड़ी वाला कदम था जो आज भी विवाद का विषय है। रिप्रेजेंटेशन क्या है उच्च जाति का, न तो सरकार ने देखा, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत से बहस के बाद जब फैसला हो रहा था तो बहुमत से फैसला हुआ 3-2 से, तो यह नहीं किया गया उसमें कि रिप्रेजेंटेशन की स्थिति क्या है, इसको देखा जाए। इंदिरा साहनी के जजमेंट के मद्देनज़र अगर भारत सरकार से रिप्रेजेंटेशन का रिपोर्ट मांगा जाता तो हो सकता था कि परिस्थितियां कुछ और होती। अब जो SC ST के सब कैटेगराइजेशन का सवाल है, अब चूँकि समय बहुत बदल गया है, अब मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट वे में यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि चाहे SC ST के सब कैटेगरी का सवाल हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगरी का सवाल हो या उच्च जातियों के EWS आरक्षण के सब कैटेगरी का सवाल हो, उसके लिए जातिगत जनगणना कराया जाना सबके हित में है। और उस जातिगत जनगणना में चूँकि 21 का जो जनरल सेंसस है वो हुआ नहीं है, कॉलम बढ़ाया जाए और सभी जातियों की गणना कर ली जाए, और उसमें सभी जातियों का कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका एकेडमिक स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, और सरकारी सेवाओं में और शिक्षण संस्थाओं में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति। अगर वो रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद चाहिए भारत सरकार को कि अविलंब सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए और उसमें जातिगत जनगणना के मद्देनज़र ये सारी बातें रखी जाए, प्रतिनिधित्व की स्थिति को देखकर जो भी निर्णय हो वो सर्वसम्मत हो। तब मैं समझता हूँ कि बहुत विमर्श के बाद अगर सब कैटेगराइजेशन का सवाल SC में होगा, ST में होगा, OBC में होगा या EWS में होगा तो बहुत विवाद नहीं होगा, और सर्वसम्मत फैसला मैं समझता हूँ कि सबको मान्य होगा कि क्या किया जाना चाहिए, और यही देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय